अध्याय 495 अविश्वसनीय प्रेत। इस क्षण रोहित का शरीर धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह रणधीर के शरीर के साथ ओवरलैप एक के ऊपर एक हो रहा हो, जिससे देखने वालों की आंखों में एक दोहरा प्रतिबिंब बन गया। अब रणधीर की चेतना पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसका पूरा अस्तित्व रोहित की दया पर था। न तो वह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था और न ही मदद के लिए चिल्ला रहा था। इसके बजाय काले प्रेत की छाया उसे धीरे धीरे अपने घेरे में ले रही थी। वह क्या कर रहा है? कुछ लोग जो अभी अभी वहां पहुंचे थे वे स्थिति से अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्होंने अपनी शंका व्यक्त की। ऐसा लगता है कि वह रणधीर के शरीर के अंदर मौजूद प्रेत को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और रोहित ने रणधीर पर इतना दबाव डाला कि रणधीर ने प्रेत को खुद पर हावी होने दिया। वहीं रणधीर के शरीर में मौजूद प्रेत के प्रभाव से रोहित का अस्तित्व भी लगभग मिटने ही वाला था। लेकिन रणधीर का दुर्भाग्य था कि वह एक कदम पीछे रह गया और रोहित ने उसे जकड़ लिया। किसी अन्य व्यक्ति ने वहां घटित दृश्य की व्याख्या की। रोहित को रोको, उसे रणधीर को मारने मत दो। आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है? अपने ही सहकर्मी को प्रताड़ित कर रहा है। अधीरा ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए चिल्लाकर कहा। हालांकि अरूप गुप्ता ने बीच बचाव करते हुए कहा, रणधीर अब मर चुका है। वह अब इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत है। यदि आप रणधीर को मुक्त करते हैं तो इसका अर्थ रोहित के विरुद्ध उस प्रेत की सहायता करना होगा। रोहित का अपना शरीर लगभग खत्म हो चुका है। उसे अपने शरीर को वापस पाने के लिए रणधीर के भीतर के प्रेत को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और उसे इस प्रेत से कुछ महत्वपूर्ण रहस्य भी निकालने हैं। क्या? अधीरा स्तब्ध रह गया। क्या ये संभव था कि दोनों के बीच का संघर्ष पहले ही समाप्त हो चुका था और रणधीर की मृत्यु हो गई थी? रोहित की मुख्यालय में इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? एक सहकर्मी पर हाथ उठाना। वह पूरी तरह से कानून को ताक पर रख रहा है। वह अत्यधिक क्रोधित हो गया। उपमंत्री के रूप में वह रणधीर और रोहित को एक ही नज़र से देखता था। किसी के योगदान के आधार पर उसका कोई पक्षपात नहीं था। उसके लिए मुख्यालय का प्रत्येक स्पिरिट टैमा एक कीमती संपत्ति था और उनमें से किसी को भी खोना एक बड़ी क्षति थी। यदि रणधीर किसी अलौकिक घटना में मारा गया होता तो उपमंत्री के रूप में उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन एक सहकर्मी द्वारा मारा जाना उसकी नज़र में एक अपराध था। मंत्री जी, ये पूरी तरह से रोहित की गलती नहीं है। इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि रणधीर ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। उसने प्रेत की शक्तियों का उपयोग करके 2 महिला ऑपरेटरों को परेशान करने की कोशिश की, जिनमें से एक रोहित के करीब थी। सीधे शब्दों में कहें तो रोहित उनके सम्मान की रक्षा कर रहा था। लड़ाई के दौरान चीजें हाथ से निकल गईं और जटिल हो गईं। रणधीर ने रोहित को मारने के प्रयास में खुद को ही खत्म कर लिया, इस उम्मीद में कि वह एक भयंकर प्रेत के रूप में पुनर्जीवित होकर रोहित से लड़ सकेगा। इसके बाद जो हुआ वह सबने देखा। रोहित ने उस प्रेत को नियंत्रित कर लिया, जबकि इस प्रक्रिया में उसने अपना शरीर लगभग खो दिया। प्रीतम ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मानो वह स्थिति का आनंद ले रहा हो। उसके शब्द पूरी तरह से रोहित के पक्ष में थे। ये देखकर दूसरों ने भी कुछ पल विचार किया और कहा, प्रीतम सही कह रहा है, घटनाएं बिल्कुल इसी तरह घटी हैं। यदि उपमंत्री को विश्वास नहीं है तो वे लाउंज नंबर 12 में जाकर देख सकते हैं। शायद वे खुद उन दोनों पीड़ित महिला ऑपरेटरों को देख पाएंगे। उपमंत्री अधीरा ने गुस्से में पलटकर कहा, ऐसी घटना हुई है? रणधीर ने मुख्यालय के ही किसी व्यक्ति पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया। बिल्कुल यही हुआ है। और रणधीर के रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर पता चलता है कि हालांकि वह मानसिक रूप से स्थिर दिखता था और अपनी सीमाओं को समझता था, लेकिन उसका निजी जीवन काफी अनैतिक था। कम से कम 100 महिलाओं के साथ उसके संबंध थे। हालांकि हम दूसरों के निजी जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उसके जैसे निर्लज और कामुक व्यक्ति द्वारा मुख्यालय में महिलाओं पर हमला करना असंभव नहीं है। और उसकी शक्तियों के साथ किसे पता चलता कि क्या हुआ यदि वह पकड़ा न जाता? प्रीतम ने मुस्कुराते हुए कहा। लाउंज में जाकर देखो, उपमंत्री अधीरा ने अपनी नज़रें घुमाते हुए कहा। वह किसी एक व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं करना चाहता था और उसने तुरंत एक महिला कर्मचारी को लाउंज की स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया। यद्यपि स्थिति काफ़ी विचित्र थी, लेकिन कम से कम अब वह स्थिर हो गई थी, इसलिए किसी नई अलौकिक घटना के होने की चिंता नहीं थी। कर्मचारी ने लाउंज नंबर 12 में जाकर जांच की और जल्दी ही वापस लौटकर अंदर की स्थिति की जानकारी दी। तुरंत ही उपमंत्री अधीरा का चेहरा काला पड़ गया। स्थिति वैसी ही थी जैसा पहले बताया गया था। रोहित की ऑपरेटर पूनम और रणधीर की ऑपरेटर सौमित्रिषा दोनों बिस्तर पर अजीबोगरीब विचारों के साथ लेटी थीं, मानो किसी चीज द्वारा नियंत्रित की गई हों। रणधीर मौत को दावत दे रहा था, अधीरा ने सोचा। उसके मन में भारी आक्रोश था। वह अपनी ऑपरेटर सौमित्रिषा को कमरे में लाया था और शायद चीजों को सुधारने की कोई गुंजाइश होती, लेकिन पूनम को हाथ लगाना, इस पर रोहित क्या सोचता?
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके बीच युद्ध हुआ। दूसरी ओर अरूप गुप्ता को उन ऑपरेटरों की कोई चिंता नहीं थी जिन्हें परेशान किया गया था। उसके लिए यदि वे दोनों महिलाएं मर भी जातीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे केवल इस बात की परवाह थी कि क्या रोहित रणधीर के भीतर के प्रेत के माध्यम से भयंकर प्रेत के पुनरुत्थान रेजरेक्शन के रहस्य को सफलतापूर्वक जान पाएगा। यदि यह संभव हुआ तो ये स्पिरिट टैमस समुदाय के भीतर एक अभूतपूर्व प्रगति होगी। ये भविष्य की स्थितियों को भी प्रभावित कर सकता था। क्या वह सफल होगा? अरूप गुप्ता ने खुद से पूछा। वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। वह कोई घोस्ट मैनिपुलेटर प्रेत को नियंत्रित करने वाला नहीं था और व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर के भीतर किसी प्रेत की अनुभूति का अनुभव नहीं कर सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उस विचित्र शक्ति को नहीं समझ पा रहा था। इस क्षण रोहित की सिरविहीन प्रेत छाया ने रणधीर के शरीर को पूरी तरह से ढांक लिया था। सटीक रूप से कहें तो इसने उस प्रेत को ढांक लिया था। उसने जबरन अपनी प्रेत छाया का उपयोग रणधीर के प्रेत को नियंत्रित करने के लिए किया और फिर अभी हुए परिणाम को उलट दिया, जिससे शरीर स्वयं को पुनर्जीवित करने लगा। बहुत तेजी से रोहित का शरीर, जो गायब होने की कगार पर धुंधला हो गया था, धीरे धीरे फिर से स्पष्ट होने लगा। हेरफेर की यह प्रक्रिया बिना किसी संशय के सफल रही। हालांकि रोहित को तब पता चला कि वह शायद इससे भी बेहतर कर सकता है। पहले रणधीर ने वास्तविकता को प्रभावित करने के लिए अपने स्वयं के प्रेत की शक्ति का उपयोग किया था, जिससे उसका शरीर गंभीर रूप से घायल अवस्था से ठीक हो गया। अब मैं भी अपने बिगड़ते शरीर को बदलने और वास्तविकता पर प्रभाव डालने के लिए इस प्रेत की शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। रोहित केवल आसानी से अपने शरीर को बहाल नहीं करना चाहता था, वह अस्थायी रूप से नियंत्रित प्रेत का उपयोग करके अपने शरीर को पूरी तरह बदलना चाहता था। आखिरकार शरीर का क्षय होना अपरिवर्तनीय था, लेकिन रणधीर का प्रेत इसकी भरपाई कर सकता था। जब तक प्रेत की शक्ति उसके शरीर को प्रभावित करती, तब तक उन हिस्सों में सुधार किया जा सकता था जो खराब हो रहे थे। आखिरकार अगर गंभीर चोटें ठीक हो सकती थीं, तो शरीर की बहाली क्यों नहीं? रोहित के लिए एकमात्र चिंता ये थी कि क्या ये बहाली अस्थायी थी या स्थायी। ये बहुत बुरा होता यदि प्रेत के शरीर छोड़ते ही वह फिर से गायब हो जाता। हालांकि ये डर रोहित के इरादों में बाधा नहीं बने। वह हमेशा के लिए एक लाश बनकर नहीं रह सकता था। यदि अवसर मिलता तो उसे खुद को एक सामान्य मानव स्तर पर बहाल करना ही था और घोस्ट मिरर प्रेत दर्पण द्वारा किए गए अधूरे पुनरुत्थान के छिपे हुए खतरों को खत्म करना था। बहुत तेजी से उसने प्रेत को अपने शरीर को यह विश्वास दिलाने के लिए छला कि वह स्वस्थ है। वह प्रेत जिस पर प्रेत छाया द्वारा आक्रमण किया गया था और उसे प्रतिबंधित किया गया था, अब अनिवार्य रूप से रोहित के नियंत्रण में था। उस क्षण रोहित का शरीर फिर से बदलने लगा। जैसे जैसे यह अधिक ठोस होता गया, यह अब ठंडा और कठोर नहीं रहा, बल्कि इसने अपना रंग वापस पा लिया और पहले की तुलना में अधिक मजबूत और लंबा हो गया। ये पिछले ठंडे और थोड़े दुबले पतले रूप से पूरी तरह से अलग था। यह ऐसा लग रहा था मानो वह 3 साल से कसरत कर रहा हो, यहाँ तक कि उसके एब्स भी दिखाई दे रहे थे। वह शरीर को बदलने के लिए प्रेत की शक्ति का उपयोग कर रहा है। वास्तव में वह बहुत जल्दी समझ जाता है। अरूप गुप्ता ने देखा, उसका चेहरा अभी भी रहस्यमयी था। एक मानव शरीर के लिए जो न तो प्रेत था और न ही सोना, प्रेत छाया से प्रभावित होना स्वाभाविक था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थीं जिन्हें रोहित प्रभावित नहीं कर सका, जैसे कि वह भुजा और वह पीला हाथ। एक पल से भी कम समय में रोहित का शरीर काल्पनिक से वास्तविक हो गया और उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। उसका शरीर अधिक सुगठित और लंबा था और उसके चारों ओर मौजूद घातक आभा गायब हो गई थी। जो कभी एक ठंडा दिखने वाला युवक था, वह अब एक हष्टपुष्ट पुरुष में बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसने मानव शरीर पर प्रेत के सभी प्रभावों को नकार दिया है और अपनी पिछली अवस्था से भी बेहतर सुधार किया है। अविश्वसनीय प्रेत, ये चीज़ केवल धोखे के बारे में नहीं है, ये वास्तव में वास्तविकता को बदल सकती है। रोहित ने बिना किसी असुविधा के अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। यहाँ तक कि प्रेत को दबा देने के बाद भी उसका शरीर अस्तित्व में था, वह गायब नहीं हुआ। यह ऐसा था जैसे वह प्रेत कल्पना को वास्तविकता में बदल सकता हो, जैसे किसी व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करना। हालांकि रणधीर ने प्रेत की शक्तियों की पूरी क्षमता का उपयोग करने का साहस नहीं किया था, इसलिए वास्तविकता पर प्रेत का प्रभाव सीमित था और लंबे समय तक चलने वाला नहीं था, जिससे यह एक धोखे जैसा लगता था। रणधीर ने वास्तव में इस प्रेत की खोज कैसे की? ये चीज़ दुष्ट आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है, एक दुर्लभ प्रेत जो इंसानों और जानवरों के लिए समान रूप से हानिरहित है और प्रेत को नियंत्रित करने वालों के लिए फायदेमंद है। रोहित मन ही मन चकित हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह एक जड़ सोच के जाल में फंस गया था, यह मानकर कि सभी प्रेत भयानक होते हैं और आसानी से लोगों को मार सकते हैं। अब उसे एहसास हुआ कि वह गलत था।
ऐसे भी प्रेत थे जो हत्या नहीं करते थे, ऐसे प्रेत जो लोगों के लिए फायदेमंद थे। अध्याय 496। रोहित ने स्वयं में आए परिवर्तनों को महसूस किया। उसके शरीर का प्रेत वाला हिस्सा अप्रभावित रहा, लेकिन मानवीय हिस्सा रणधीर की प्रेत छाया के प्रभाव में बदल गया था। उसके शरीर का क्षय रुक गया था और वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ हो गया था। हालांकि जब रोहित ने उस प्रेत को पूरी तरह नियंत्रित करने का प्रयास किया तो उसके चेहरे के भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए। उसे अपने शरीर के भीतर एक और चेतना महसूस हुई, एक विचित्र उपस्थिति, मानो कोई दूसरा व्यक्ति उसके विचारों में प्रवेश कर गया हो। यद्यपि यह नया विचार मौन था, लेकिन इसकी उपस्थिति स्पष्ट थी। साथ ही उसके शरीर में पहले से मौजूद मूल प्रेत पुनर्जीवित होने लगे थे, सटीक रूप से पुनर्जीवन नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे इस नए प्रेत द्वारा पीछे धकेले जा रहे हों। तो ये बात है। रोहित की आंखों में चमक आए और वह धीरे धीरे इस प्रेत की प्रकृति को समझ गया। ये प्रेत पुनर्जीवित होने में विफल नहीं हो रहा है, बल्कि यह एक अलग तरीके से पुनर्जीवित हो रहा है। ऐसा लगता है कि यह धीरे धीरे मानवीय चेतना के साथ विलीन हो जाता है, जब तक कि अंततः मानवीय व्यक्तित्व गायब न हो जाए और पूरी तरह से प्रेत द्वारा प्रतिस्थापित न कर दिया जाए। शायद ये जीवित रहने के दौरान सोचने के तरीके को बरकरार रख सकता है, लेकिन इसका सार एक प्रेत में बदल चुका होता है। मैं इस प्रेत को नियंत्रित नहीं कर सकता क्योंकि मेरे शरीर के अंदर अन्य प्रेत भी हैं। रणधीर का प्रेत, घोस्ट टाइप, प्रेत छाया या प्रेत हाथ को प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए यह इन तीनों प्रेतों का विरोध करने वाली मेरी अवचेतन शक्ति बन गया है। मैं इसे कुछ समय के लिए जबरन नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने पर संतुलन निश्चित रूप से बिगड़ जाएगा। एक घोस्ट कंट्रोलर के लिए 2 से अधिक प्रेतों को नियंत्रित करते समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू संतुलन होता है। एक बार वह संतुलन बिगड़ने का अर्थ है भयंकर प्रेतों का पुनरुत्थान और कंट्रोलर की मृत्यु निश्चित है। रोहित आत्म धोखे के लिए इस प्रेत का उपयोग कर सकता था कि यह पुनर्जीवित नहीं होगा, लेकिन इसके मूल गुण अभी भी मौजूद थे। भले ही यह प्रेत पुनर्जीवित न हो, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण शरीर के अन्य प्रेत जाग उठेंगे। वास्तव में मेरी सोच बहुत अधिक आशावादी थी। प्रेत ऐसी चीज नहीं है जिन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सके। रोहित ने उस शुरुआती दौर को याद किया जब उसने पहली बार घोस्ट टाइप को नियंत्रित किया था। उस समय वह लगभग रोजाना भयंकर प्रेतों के पुनरुत्थान से प्रताड़ित होता था। उसके बाद जब उसने प्रेत छाया को नियंत्रित किया तो स्थिति थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन इसने केवल पुनरुत्थान को टाला था। घोस्ट मिरर, प्रेत दर्पण की घटना के बाद ही खराब हुई। सिरविहीन प्रेत छाया को नियंत्रित करके पुनरुत्थान की समस्या का अस्थायी समाधान मिला था, लेकिन फिर शरीर का क्षय शुरू हुआ और संतुलन फिर से टूट गया। अरूप गुप्ता द्वारा बनाई गई कॉफिन नेल, ताबूत की कील और प्रेत हाथ का उपयोग करके रोहित ने फिर से संतुलन हासिल किया और आज तक जीवित रहा। हर सफलता संयोग नहीं थी, बल्कि उसके पीछे ठोस कारण थे। अगर मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता तो मेरे लिए इसका मूल्य बहुत कम हो गया है, उसने थोड़े पछतावे के साथ सोचा। इस प्रेत को एक घोस्ट कंट्रोलर द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, केवल सामान्य लोग ही ऐसा कर सकते थे। हालांकि इसकी शक्तियां विचित्र और डरावनी थीं, लेकिन वे सीमित थीं। इसे प्राप्त करने के बाद रोहित केवल समय समय पर अपने शरीर को बहाल कर सकता था ताकि इसे और बिगड़ने से रोका जा सके। लेकिन उसके लिए यह मूल्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि उसे एक नई प्रेरणा मिल चुकी थी। जब तक किसी प्रेत की क्षमता वास्तविकता को बदल सकती थी, तब तक न केवल ये प्रेत बल्कि कोई भी प्रेत शरीर की मरम्मत कर सकता था। क्या तुम असफल रहे? अरूप गुप्ता ने उसके चेहरे के भावों को देखकर शांति से पूछा। वह ये नहीं पूछ रहा था कि क्या रोहित ने रणधीर के प्रेत को नियंत्रित कर लिया है, बल्कि यह कि क्या उसने भयंकर प्रेतों के पुनरुत्थान का रहस्य जान लिया है। रोहित होश में आया और बोला, यह विफलता नहीं है, बस एक प्रेरणा है। लेकिन फिलहाल मैं वह नहीं कर सकता जो आप सोच रहे हैं। क्या ये क्षमता की कमी है? अरूप गुप्ता ने विचार किया। वास्तव में इस तरह की लगभग अनसुलझी पुनरुत्थान क्षमता अब तक केवल इस क्लास की अलौकिक घटनाओं में ही देखी गई थी। हंग्री घोस्ट और घोस्ट एनवॉय का पुनरुत्थान निराशाजनक था। रोहित अभी भी इस क्लास की घटना का मुकाबला करने के योग्य नहीं था। ये समझ में आता था कि वह पुनर्जीवित नहीं हो सकता। हालांकि उसकी दिशा सही थी। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते, पहले रणधीर को कैद करते हैं, उपमंत्री अधीरा ने तत्परता से कहा और तुरंत कर्मचारियों को सोने का कंटेनर तैयार करने का निर्देश दिया। जल्द ही एक सोने का बक्सा, जो एक व्यक्ति को कैद करने के लिए पर्याप्त बड़ा था, एक गाड़ी पर लाया गया। रोहित ने प्रेत के शरीर को पकड़ रखा था और भले ही वह रणधीर जैसा दिख रहा था, वह अच्छी तरह जानता था कि इस प्रेत का कोई भौतिक रूप नहीं है, ये केवल एक चेतना थी, एक विशुद्ध मानसिक अस्तित्व। यह अभी रणधीर हो सकता था और यदि अरूप गुप्ता इसे नियंत्रित करते तो यह अरूप गुप्ता बन जाता।
लेकिन केवल उसका हाथ ही इस प्रेत को पकड़ सकता था, क्योंकि यह वास्तविकता में नहीं बल्कि गहरे प्रेत क्षेत्र में मौजूद था, जो सामान्य लोगों और यहाँ तक कि घोस्ट कंट्रोलर्स के लिए भी अदृश्य था। मंत्री जी, चूंकि मैंने इस प्रेत को कैद किया है, इसलिए इसे संभालने की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए, रोहित ने इस क्षण गंभीरता से कहा। यद्यपि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था, फिर भी इस प्रेत का बहुत महत्व था और यह संग्रह करने योग्य था। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि भविष्य में ये कब उपयोगी सिद्ध हो। रोहित, ये स्वीकार्य नहीं है। भले ही रणधीर की मृत्यु एक भयंकर प्रेत के पुनरुत्थान के कारण हुई हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि रणधीर के साथ तुम्हारी लड़ाई ने ही इस दृश्य को जन्म दिया। तुम्हारी हरकतें मुख्यालय के एक घोस्ट मैनिपुलेटर को सीधे तौर पर मारने के समान हैं। यदि रणधीर ने पहले गलती नहीं की होती तो मैं तुम्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराता, अधीरा ने कड़े स्वर में कहा। यदि तुम रणधीर के प्रेत को ले जाने की जिद करते हो तो मैं दूसरों को क्या स्पष्टीकरण दूंगा? क्या होगा यदि भविष्य में उच्च श्रेणी के घोस्ट मैनिपुलेटर किसी और के प्रेत के लालच में ऐसा ही दृश्य पैदा करें? क्या इससे अराजकता नहीं फैलेगी? मुझे आशा है कि तुम व्यवस्था का पालन करोगे और अपने तरीकों में बहुत जिद्दी नहीं बनोगे। ये सुनकर रोहित अपने मन में विकल्पों की गणना करने लगा। जैसा कि अपेक्षित था, रणधीर के प्रेत को वश में करना आसान था, लेकिन उसे यहाँ से ले जाना बहुत कठिन। आखिरकार यह मुख्यालय था और उसे जिस विरोध का सामना करना पड़ता वह काफी बड़ा था। इसके अलावा वह बल प्रयोग नहीं कर सकता था। कम से कम 1 दर्जन शीर्ष घोस्ट मैनिपुलेटर्स उसे देख रहे थे। यदि उसने लड़ाई शुरू की तो उसे संदेह था कि वह बच भी पाएगा या नहीं। लेकिन एक अकेले प्रेत के लिए मुख्यालय से दुश्मनी मोल लेना स्पष्ट रूप से मूर्खता थी। क्या होगा यदि मैं इस प्रेत को नियंत्रित करने के लिए आवेदन करूं? रोहित ने तब एक वैध बहाने का उपयोग किया। ये प्रेत मेरे शरीर को ठीक करने में मदद कर सकता है, मुझे इसकी आवश्यकता है। योग्यता रखने वाले घोस्ट मैनिपुलेटर्स दूसरे या तीसरे प्रेत को नियंत्रित करने के लिए मुख्यालय में आवेदन कर सकते थे। हालांकि रोहित ने कभी ऐसे अधिकारों का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसकी योग्यता उसे बहुत पहले ही इसका पात्र बना चुकी थी। ये सुनकर अधीरा ने राहत की सांस ली। उसे उम्मीद थी कि रोहित जैसा युवक जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। उसने तुरंत कहा, उसके लिए प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। जब तक प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, मुख्यालय सहमत हो जाएगा। लेकिन उससे पहले रणधीर के प्रेत को प्रसंस्करण के लिए मुख्यालय को सौंपना होगा और मैं तुम्हारी जरूरतों को प्राथमिकता के रूप में मानूंगा। यह एक समझौता था। आखिरकार रोहित की अहमियत निर्विवाद थी और मुख्यालय उसे आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि यह प्रेत किसी और के हाथ में नहीं जाएगा? रोहित ने शांति से पूछा। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि यह प्रेत तुम्हारी श्रेणी से नीचे के किसी घोस्ट मैनिपुलेटर के पास नहीं जाएगा, अधीरा ने कहा। रोहित ने अधीरा की ओर तिरछी नजरों से देखा। ये कहना होगा कि यह उपनिदेशक वास्तव में चतुर था। उसने एक भी ठोस वादा नहीं किया, बस एक स्पष्ट उत्तर दिया, और फिर भी वह रणधीर के प्रेत को वापस लेना चाहता था। हालांकि रोहित जानता था कि यह घटना काफी गंभीर थी और मुख्यालय उसे रणधीर को बेरहमी से मारने और उसका प्रेत ले जाने की अनुमति नहीं देगा, भले ही रणधीर की गलती पहले रही हो। मैं समझ गया, प्रेत मुख्यालय के पास ही रहेगा। हालांकि मैंने उपनिदेशक के लिए इस प्रेत को रखने की जगह चुन ली है। जब भी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तब मैं इसे लेने आऊंगा, रोहित ने कहा। उसने रणधीर को सोने के बक्से में रखा और एक हल्के थपकी के साथ उसे सील कर दिया। बक्सा तुरंत नजरों से ओझल हो गया। अधीरा उसे रोकने के लिए बोलने ही वाला था, लेकिन रोहित ने बस अपने पैरों के नीचे की जमीन की ओर इशारा किया। अचानक अधीरा चुप हो गया। ये दृश्य कुछ जाना पहचाना सा लगा। ये जयपुर शहर के अस्थायी बैठक केंद्र में हंग्री घोस्ट घटना के समापन के बाद जैसा ही था। रोहित ने रंजन नाम के एक घोस्ट मैनिपुलेटर को बक्से में बंद कर दिया था और घोस्ट डोमेन का उपयोग करके उसे जमीन के 10,000 मीटर नीचे पहुंचा दिया था। इतनी गहराई पर ली जुन का घोस्ट डोमेन भी उसे वापस नहीं निकाल सकता था। ये भी मुख्यालय ही है और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यह सुरक्षित है। उपनिदेशक महोदय, आप निश्चिंत रह सकते हैं, रोहित ने कहा। उसने अस्थायी रूप से रणधीर के प्रेत को यहाँ सुरक्षित कर दिया था और बाद में उचित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करेगा। यदि उसका आवेदन विफल रहा तो वह किसी दिन चुपके से किसी को पता चले बिना इसे वापस निकाल सकता था। इस रोहित में वास्तव में बहुत हिम्मत है, किसी ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने उपनिदेशक के मान सम्मान की भी परवाह नहीं की और इतने सारे लोगों के सामने रणधीर के प्रेत को अपने पास सुरक्षित रखने का दुस्साहस किया। लेकिन फिर जिस व्यक्ति ने एस क्लास की अलौकिक घटना का सामना किया हो, उसमें न तो साहस की कमी थी और न ही ढिठाई की।
रोहित प्रेतों से नहीं डरता था तो इंसानों की क्या बात थी। यदि वहां इतने सारे लोग मौजूद न होते तो अधीरा की बातें बेकार साबित होती। वर्तमान दुनिया में घोस्ट मैनिपुलेटर्स पर नियंत्रण बहुत कमजोर था। यहां तक कि मुख्यालय भी ऊंच नीच के आदेशों के बजाय सहयोग पर अधिक टिका था। अध्याय 497 रिपब्लिक ऑफ चाइना काल के बुजुर्ग। रोहित द्वारा मात दिए जाने के बाद अधीरा के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। रोहित ने वास्तव में प्रेत को मुख्यालय में ही रखा, उसे कैद करने में मदद की और बाद में उचित अधिकार के लिए आवेदन करने पर भी सहमति जताई। हालांकि यह व्यवहार काफी उग्र था, लेकिन इसने मुख्यालय की सहनशीलता की उस अंतिम सीमा को पार नहीं किया था जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और अभी परसों ही उसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यदि वे अभी उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आते तो इससे अन्य घोस्ट कंट्रोलर्स का मनोबल टूट जाता। ये रोहित वास्तव में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, न केवल अलौकिक घटनाओं को सुझाने में बल्कि स्थितियों को भांपने में भी। सही है, बिना सटीक निर्णय क्षमता के वह उन भयानक मामलों को नहीं सुलझा पाता, अधीरा ने कड़वाहट के साथ सोचा। उसे इतना तीव्र संघर्ष महसूस हो रहा था जैसे वह खून की उल्टी कर देगा। कभी कभी वह यह भी सोचता था कि कितना अच्छा होता यदि अरविंद ने रोहित को कभी मुख्यालय में शामिल ही न किया होता। लेकिन जैसे ही यह विचार आया उसने इसे झटक दिया। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और किसी की कुछ गलतियों के लिए उसके गुणों को नहीं मिटाया जाना चाहिए। भले ही रोहित मुसीबतें खड़ी करने में माहिर है, लेकिन वह उन्हें सुझाने में भी उतना ही कुशल है। अब इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। 10 मिनट में मीटिंग बुलाओ, अधीरा ने एक लंबी चुप्पी के बाद चेहरा बनाते हुए कहा। इसके तुरंत बाद वह मुड़ा और चला गया। मामले को सुलझता देख अन्य लोग भी धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। कुछ बाहर चले गए और कुछ विश्राम कक्ष की ओर लौट गए। वह बूढ़ा आदमी खतरनाक है, रोहित ने अधीरा और अन्यों को जाते हुए देखकर कहा। उसकी नज़र एक ऐसे वृद्ध पर टिकी थी जिसने ग्रे रंग का कोट पहना था, जिसका शरीर उम्र के निशानों से भरा था और जो लाठी के सहारे चल रहा था। रोहित के माथे पर मौजूद घोस्ट आई लगातार उस बूढ़े से बच रही थी, मानो वह उस आकृति को अपनी दृष्टि से बाहर रखने की कोशिश कर रही हो। परिणामस्वरूप वह आंख रोहित के माथे पर लगातार बाएं दाएं घूम रही थी। शुरुआत में वह भीड़ में यह नहीं पहचान सका कि कौन सा व्यक्ति खतरनाक है, लेकिन जब लोग जाने लगे तो वह समझ गया। चूंकि वह बूढ़ा व्यक्ति अधीरा और अन्य कर्मचारियों के साथ गया था, न कि अन्य घोस्ट कंट्रोलर्स के साथ, इसलिए उसकी पहचान करना आसान था। क्यों, तुम्हें भी उस अब तक न मरने वाले बूढ़े में दिलचस्पी है? उसी समय प्रीतम चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहां आया और बोला। रोहित ने उसे एक नज़र देखा। वह इस व्यक्ति को जानता था। उसने इसे पहले जयपुर शहर में देखा था और घोस्ट एनवॉय घटना के दौरान प्रीतम सहायता कर्मियों में शामिल था। इसके अलावा वह उस घटना में जीवित बच गया था। जयपुर से लेकर अब तक ये प्रीतम मज़े में जी रहा था, जो निश्चित रूप से उसे बहुत खास बनाता था। यदि वह कोई साधारण घोस्ट कंट्रोलर होता तो कब का कब्र में पहुंच चुका होता। जीवित रहना और मुख्यालय द्वारा भर्ती किया जाना ही उसकी असाधारणता का प्रमाण था। प्रीतम, क्या तुम उस बूढ़े को जानते हो? रोहित ने पूछा। व्यक्तिगत रूप से नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वह बहुत खास है। मुख्यालय में शामिल होने से पहले मैं जिस सीनियर को जानता था वह उनसे मिल चुका था। अरे हाँ, तुम भी उसे जानते हो। उसका नाम विश्वजीत था। वही व्यक्ति जिसका प्रयोग विफल हो गया और अब उसे घोस्ट कॉफिन ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिसे अब घोस्ट एनवॉय के रूप में जाना जाता है। विश्वजीत पहले उतना सक्षम नहीं था, लेकिन मरने के बाद वह अचानक शक्तिशाली हो गया, जो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रीतम ने कहा। रोहित के चेहरे के भाव थोड़े बदले। क्या तुम ये कह रहे हो कि वह बहुत लंबे समय से जीवित है? यदि विश्वजीत मुख्यालय में शामिल होने वाले घोस्ट कंट्रोलर्स के पहले जत्थे में था तो प्रीतम दूसरे जत्थे का होगा, लगभग अनिकेत के समय का। उसके बाद रघु और सुनीता तीसरे जत्थे में और रोहित, अनिल और पुनीत चौथे जत्थे में। यदि वह बूढ़ा व्यक्ति विश्वजीत से भी पहले का था तो इसका मतलब था कि वह कम से कम 3 साल या उससे अधिक समय से जीवित था। किसी घोस्ट कंट्रोलर के लिए 3 साल से अधिक जीवित रहना बहुत दुर्लभ था, क्योंकि तब दूसरे प्रेत को नियंत्रित करने की कोई योजना नहीं थी और जीवित रहना बहुत कठिन था। प्रीतम ने कहा, मुझे उस बूढ़े की फाइलों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वे निश्चित रूप से टॉप सीक्रेट होंगी। वह मुख्यालय में बहुत कम देखा जाता है, केवल विशेष परिस्थितियों में ही दिखाई देता है, जैसे कि वह हंग्री घोस्ट घटना के दौरान दिखा था। मुझे जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वह अनजाने में विश्वजीत से सुनी थी, जो जीवित रहते हुए बहुत कम बोलता था और सुरक्षा को लेकर काफ़ी सख्त था। अगर जानकारी साझा करना असुविधाजनक है तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, रोहित ने कहा। मैं ऐसी जानकारी निकालने के लिए बहुत पैसा खर्च नहीं करूंगा, मैं बस उत्सुकता के कारण पूछ रहा था।
प्रीतम मुस्कुराया, तुमने घोस्ट एंड वॉर घटना के दौरान मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें यह मुफ्त में बताऊंगा। लगभग 2 साल पहले मैंने विश्वजीत को गलती से यह कहते सुना था कि एक बूढ़ा आदमी अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाला है। जरा सोचो, मुख्यालय में कोई वृद्ध नहीं है, हम जैसे कम उम्र वाले प्रेत कई सालों तक जीवित नहीं रह सकते, 100वां जन्मदिन मनाना तो दूर की बात है। यहाँ तक कि निदेशक भी अभी केवल 50 के आसपास के हैं। तो मेरा अनुमान है कि वह जन्मदिन मनाने वाला बूढ़ा आदमी वही है। इतना कहकर उसकी निगाहें उसी दिशा की ओर मुड़ गईं जहां से वह वृद्ध व्यक्ति गया था। वह अपने 90 के दशक में घोस्ट कंट्रोलर बना। ये तो अविश्वसनीय रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तक जीवित रहना ही आसान नहीं है, बुढ़ापे में स्पिरिट टामर बनना, और मुख्यालय में वास्तव में इतना कलेजा है कि वे 100 साल के बुजुर्ग को लाठी के सहारे अलौकिक घटनाओं को संभालने के लिए भेज रहे हैं। मुझे मुख्यालय के बारे में अपनी धारणा बदलनी होगी, रोहित ने टिप्पणी की। लेकिन विचार करने के बाद वह अचानक हिचकिचाया, क्योंकि एक भयानक अटकल अनजाने में उसके दिमाग में कौन थी, जिसे उसने मजबूती से पकड़ लिया और वह उसके मन में किसी बिजली के कड़कने की तरह गूंज उठी। 1 मिनट रुकिए, 100 साल की उम्र, यदि मैं पीछे की ओर गणना करूं तो इसका अर्थ है कि यह बुजुर्ग रिपब्लिक ऑफ चाइना गणतंत्र काल के दौरान पैदा हुए थे। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस काल से लेकर आज तक जीवित है। असंभव, रिपब्लिक ऑफ चाइना काल का कोई घोस्ट मास्टर। रोहित का दिमाग उन जानकारियों से गूंज उठा जिन्हें उसने टुकड़ों में जोड़ा था। ऐसा लगा मानो जानकारी के खोए हुए अंश सक्रिय हो गए हों। जयपुर शहर के होन्फा मंदिर का भूमिगत तहखाना, जो एक विशाल काली छाया वाले प्रेत को कैद किए हुए है, रिपब्लिक ऑफ चाइना काल के दौरान बनाया गया था। शहर के बाहर गुवानजियांग आवासीय परिसर के भीतर उसी काल का वह प्राचीन घर स्थित है। उस ढहते हुए प्राचीन घर के अंदर घोस्ट मिरर, प्रेत दर्पण और घोस्ट कैबिनेट, प्रेत अलमारी जैसी भयानक वस्तुएं रखी थीं, और उसे वहां उस काल के घोस्ट मास्टर्स के नोट्स भी मिले थे। वे पारंपरिक अक्षरों में लिखे गए थे, जो इस बात का प्रमाण थे कि उस काल के लोगों का एक समूह प्रेतों से उसी तरह निपट रहा था जैसे आज के घोस्ट मास्टर्स करते हैं। इसके अलावा गुलशन झा ग्रुप के सीईओ, जिनसे वह विमान में मिला था, मिस्टर गुलशन झा ने उल्लेख किया था कि उन्होंने एक सोल बॉटल, आत्मा की बोतल प्राप्त की थी, जिसे कथित तौर पर उसी काल के एक प्राचीन घर को गिराने के दौरान निकाला गया था। रोहित ने सोचा था कि वह युग समाप्त हो चुका है और सभी घोस्ट मास्टर्स मर चुके हैं, अपने पीछे कोई उपयोगी जानकारी नहीं छोड़ गए। उसने आज एक शताब्दी पार कर चुके व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लग रहा था मानो वह उस काल का जीवित बचा हुआ कोई घोस्ट मास्टर हो। बेशक ये केवल एक अटकल थी, क्योंकि यह भी संभव था कि वह बुजुर्ग उस काल के केवल एक साधारण व्यक्ति हो जो बाद में घोस्ट मास्टर बने हों। यदि यह बाद वाली बात होती तो रोहित को केवल निराशा ही हाथ लगती, लेकिन यदि यह पहली वाली बात थी तो वह बहुत भयानक होता। एक घोस्ट मास्टर जो दशकों, यहाँ तक कि 100 वर्षों तक जीवित रहा हो, वह अच्छी तरह जानता था कि इसका अर्थ क्या है। भले ही वह उस काल का घोस्ट मास्टर न हो, लेकिन उस युग के व्यक्ति के रूप में वह इस सुराग के जरिए कुछ सत्यों तक पहुंच सकता था। यही बात है। मैंने यह मानकर क्यों शुरुआत की थी कि उस काल के घोस्ट मास्टर्स का वर्तमान से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। यदि उस युग के किसी व्यक्ति ने प्रतिशोधी प्रेतों के पुनरुत्थान की समस्या को सुलझा लिया हो और उसका जीवन काफी लंबा हो, तो उस समय से अब तक जीवित रहना पूरी तरह संभव है। हालांकि 100 साल के लोग दुर्लभ हैं, लेकिन वे अस्तित्व में तो हैं ही। रोहित खुद से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। रणधीर वाली घटना अब उसे इसके सामने तुच्छ लग रही थी। जब से वह घोस्ट मास्टर बना था और दुनिया में प्रतिशोधी प्रेतों को प्रकट होते देखा था, उसका हृदय सत्य जानने के लिए तड़प रहा था। प्रेत क्यों प्रकट होते हैं? वे पहले क्यों नहीं दिखाई देते थे, और उनकी अनुपस्थिति का क्या कारण था? क्या इसलिए कि पिछले घोस्ट मास्टर्स ने उनसे निपट लिया था? यदि ऐसा था तो उन्होंने इसे कैसे सुलझाया था? सत्य का अर्थ था आशा, और आशा होने का अर्थ था कि आगे सब कुछ अंधकार में नहीं था। रोहित, तुम क्या सोच रहे हो? तुम ठीक नहीं लग रहे। क्या कुछ गड़बड़ है? इस क्षण प्रीतम ने रोहित को विचारों में खोया हुआ और उसके चेहरे के बदलते भावों को देखकर सावधानीवश कई कदम पीछे हटते हुए पूछा। उसे डर था कि कहीं रोहित के साथ कुछ गलत न हो गया हो, कहीं किसी प्रेत का पुनरुत्थान उसे एक भयानक पैरानॉर्मल घटना में न बदल दे। मैं कुछ चीजों पर विचार कर रहा हूँ। रोहित अचानक वास्तविकता में वापस आया, अपने विचारों की श्रृंखला से खुद को बाहर निकालने के लिए थोड़ा संघर्ष करते हुए। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं और मुझे उस बुजुर्ग से अकेले में बात करनी होगी। तो तुम्हें अधीरा से अनुमति मांगनी होगी। मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। और मीटिंग शुरू होने वाली है, इसलिए खुद को तैयार करो और जल्दी आओ, प्रीतम ने कंधे उचकाते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ गया।
रोहित ने प्रीतम से और विवरण नहीं पूछे, क्योंकि प्रीतम भी स्थिति से वाकिफ नहीं था। उसने मान लिया था कि रोहित की रुचि केवल उस खतरनाक बूढ़े में है, जबकि वास्तव में रोहित की चिंताएं कहीं और थीं। मुझे पूछने का अवसर ढूंढना होगा और मुझे ये जल्दी करना होगा, उसने चुपचाप सोचा। अध्याय 498 मुख्यालय की बैठक। अरे, सब चले गए, तुम अभी भी यहाँ क्या खड़े कर रहे हो? बैठक शुरू होने वाली है। जब रोहित विचारों में खोया था, पीछे से एक महिला की आवाज़ आई, एक ऐसी आवाज़ जो इतनी जानी पहचानी थी कि बिना मुड़े ही वह जान गया कि पूनम आ गई है। वह वास्तविकता में वापस आया और उसकी ओर मुड़ा। तुम काफ़ी जल्दी ठीक हो गई। पहली बार किसी घोस्ट मैनिपुलेटर द्वारा हमला किए जाने पर कैसा महसूस होता है? पूनम, जो अभी अभी कमरे से बाहर आई थी, अंदर ही रुकी हुई थी। हालांकि वह वहां थी, उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से याद था। उस समय वह एक दुष्ट प्रेत के प्रभाव में थी और विरोध नहीं कर सकती थी, लेकिन वह बेहोश नहीं थी। ये बहुत बुरा महसूस होता है। उसकी सुंदर बाहें आपस में जुड़ गईं। मुझे एक कठपुतली जैसा महसूस हुआ, जो पूरी तरह से रणधीर के रहमों करम पर थी। और सबसे भयानक बात यह है कि मैं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर भी मैं उस पूरी प्रक्रिया में शामिल थी। ये भयानक है, ये देखते हुए कि एक पल पहले मैं हताश होकर विरोध कर रही थी और अगले ही पल मैं एक बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह थी। मैं अभी भी वही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो मेरा व्यक्तित्व मरोड़ दिया गया हो। अब मुझे यह अविश्वसनीय एहसास हो रहा है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैंने वैसा व्यवहार क्यों किया। यह अच्छी बात है कि तुम इस बारे में इस तरह बात कर पा रही हो, रोहित ने सिर हिलाया। पूनम का चेहरा गुस्से से फूल गया। तुम्हारा अच्छी बात से क्या मतलब है? मुझे उस रणधीर ने लगभग प्रताड़ित ही कर दिया था और तुम यहाँ अच्छी बात कह रहे हो? क्या तुम मेरे प्रति थोड़ी सहानुभूति नहीं दिखा सकते? आखिरकार मैं अभी भी एक लड़की हूँ। रोहित ने हालांकि गंभीरता से कहा, ऐसा अनुभव होना वास्तव में तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है। कम से कम तुम समझ तो पाई कि प्रेतों के सामने साधारण लोग कितने हताश और असहाय होते हैं। सौभाग्य से आज जिसने कदम उठाया वह रणधीर था। यदि वह कोई प्रेत होता तो तुम अब तक मर चुकी होती। तुम्हें इसका अनुभव केवल एक बार हुआ है और कोई तुम्हें बचाने आ गया। अलौकिक घटनाओं का सामना करने वाले बहुत से लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। तुम इतने लंबे समय से मेरे साथ हो, तुम जानती हो कि मैं किस दौर से गुजरा हूं। अब शायद तुम मेरी कुछ भावनाओं को समझ पा रही होगी। पूनम रुकी, फिर सोच में डूबकर अपना सिर झुका लिया। रोहित ने जो कहा वह तर्कसंगत था। जिन लोगों ने कभी अलौकिक घटनाओं का अनुभव नहीं किया है, वे उस तरह की हताशा को कभी नहीं समझ सकते। मुख्यालय में एक पूर्व ऑपरेटर के रूप में पूनम को एहसास हुआ कि वह वास्तव में बहुत अधिक घमंडी रही थी। यदि वह होती, तो ऐसी एक घटना के बाद वह कभी भी दूसरी बार इससे नहीं गुजरना चाहती। तुम सही कह रहे हो, उसने धीरे से कहा। रोहित ने कहा, सही या गलत कुछ नहीं होता, केवल दृष्टिकोण का अंतर होता है। जब तुम खुद शिकार बनती हो तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से लगता है कि मैं सही हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, पूनम ने एक जटिल भाव के साथ ऊपर देखते हुए कहा। मुझे किस लिए धन्यवाद? रोहित ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। रणधीर तुम्हें मारने की योजना नहीं बना रहा था, वह बस तुम्हारे साथ खेलना चाहता था। मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे प्रभावित किया था। बस इतना ही। अब बैठक का समय हो गया है। आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद मुझे बहुत कुछ संभालना है। मुझे बेवजह कोई मिशन मत सौंपना। तुम मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हो, मैंने तुम्हें कभी बेवजह कुछ नहीं सौंपा। पिछले मिशन सभी उच्च अधिकारियों की ओर से थे, पूनम ने पीड़ित होते हुए कहा। एक ही बात है, जो भी हो, अगर कोई मिशन आता है तो उसे किसी और पर टाल देना। मैं जयपुर शहर में कुछ साल शांति से बिताना चाहता हूँ, और मेरी मृत्यु तुम्हारे लिए भी अच्छी नहीं होगी। अगला घोस्ट मैनिपुलेटर शायद मुझसे बात करने में उतना आसान ना हो। मैं समझ गई, मैं तुम्हारे लिए किसी भी कार्य को टालने की पूरी कोशिश करूंगी, पूनम ने कहा। ठीक है, मीटिंग हॉल का रास्ता किधर है? चलो आगे बढ़ो। शेल्टर आश्रय स्थल। बैठक का स्थान मुख्यालय के भीतर एक एयर रेड शेल्टर में था, एक आधार जो पहाड़ की खोखली गहराइयों के भीतर स्थापित किया गया था। कमरे में एक विशाल गोल मेज और कई दर्जन कुर्सियों के अलावा कुछ नहीं था। यही वह जगह है, मैं तुम्हें इससे आगे नहीं ले जा सकती। यहाँ की बातें गोपनीय हैं, पूनम ने कहा। रोहित अकेला आगे बढ़ा। काफी लोग पहले से ही बैठे हुए थे, रोहन, अनिकेत, प्रीतम, लीजुन, सौम्यजीत, सागर। प्रत्येक कुर्सी के सामने नाम की पट्टियां थीं। रोहित की सीट अनिकेत के बगल में थी। ये व्यवस्था मुख्यालय द्वारा उनकी पिछली साझेदारी हुआंगगांग गांव और जैद सिटी की घटना को ध्यान में रखकर की गई थी।
भाई रोहित, हमेशा की तरह आक्रामक, अनिकेत ने अपने पीले बेजान चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। उसके पास बैठते ही रोहित को सड़ती हुई मिट्टी की गंध आई। अनिकेत जयपुर शहर का पहला प्रभारी व्यक्ति था और रघु से भी पहले से घोस्ट मैनिपुलेटर था। आक्रामकता की ऐसी की तैसी। इस बार जयपुर शहर आते आते मेरी हालत खराब हो गई थी। विमान वाली बात तो ठीक थी, लेकिन ट्रेनिंग बेस वाला अनुभव एक बुरा सपना था, रोहित ने शिकायत की। अनिकेत ने उत्तर दिया, तुम ऐसा नहीं कह सकते। मुझे भी हाल ही में काम सौंपे गए थे, लेकिन कुछ चीज़ें वास्तव में तुम्हारे बिना नहीं की जा सकती। इसके अलावा मैंने सुना है कि तुमने विश्राम क्षेत्र में रणधीर को निपटा दिया। उसने अपनी हदें पार कर दी थी, मुझे पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन इससे मुसीबत आ गई है। मुझे उम्मीद है कि बैठक में मुझे अनुशासित किया जाएगा, रोहित ने कहा। ये तो होना ही है। दिखावे के लिए औपचारिकता तो निभानी पड़ेगी, वरना मुख्यालय की नाक कट जाएगी, है ना? लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा होगा। तुम्हारे योगदान को देखते हुए यह एक छोटी सी सजा होगी। अगर वे ज्यादा शोर मचाएं तो उसे बस एक पाद की तरह समझना, अनिकेत ने हंसते हुए कहा। तुमने अच्छी बात कही, रोहित ने कहा। क्या बस इतने ही लोग हैं? और नहीं हैं। उसने मेज के चारों ओर मौजूद व्यक्तियों पर नजर डाली। वहां मुश्किल से 20 से अधिक घोस्ट मैनिपुलेटर्स थे। सूची में इनसे कहीं अधिक नाम हैं। मुख्यालय देश भर के सभी शीर्ष मैनिपुलेटर्स को एक साथ नहीं बुला सकता। अन्य शाखाओं में भी प्रभारियों की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान में हम एशिया के शीर्ष घोस्ट मैनिपुलेटर्स हैं, उसके बगल में बैठे एक अजनबी ने कहा। रोहित ने उस व्यक्ति की ओर देखा, जो बहुत साधारण लग रहा था। हालांकि डरावनी बात यह थी कि उस व्यक्ति के उसकी दृष्टि से हटने के बाद रोहित को यह याद ही नहीं रहा कि वह कैसा दिखता था। वह जानता था कि ऐसा कोई व्यक्ति वहां मौजूद है, फिर भी वह उसकी सूरत याद नहीं कर पा रहा था। चार्ल्स मैथ्यू। रोहित ने अपनी मेज पर रखे नाम के टैग पर नजर डाली, जिस पर उसका नाम लिखा था। इस आदमी के बारे में कुछ बहुत ही विचित्र था। वह केवल अपने मन में ही यह सोच सकता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा याद न रखा जा सके और जो एक स्पिरिट मीडियम, प्रेत माध्यम को भी प्रभावित करने में सक्षम हो, वास्तव में डरावना था। रोहित को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उस पर किसी अलौकिक शक्ति ने हमला किया है, न ही उसे अपने विचारों में कोई समस्या लगी। फिर भी चार्ल्स मैथ्यू का नाम ही उसके दिमाग में था, बिना किसी चेहरे के। वह चार्ल्स मैथ्यू की फाइल फिर से देखना चाहता था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने इरादा बदल दिया। इस स्तर के स्पिरिट मीडियम के लिए फाइलों और उनमें लिखी बातों का अब कोई खास मतलब नहीं रह गया था। उनमें से प्रत्येक ने किन अलौकिक घटनाओं का सामना किया, उन्होंने कौन से रहस्य छिपाए, इनमें से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया गया होगा। अगर वह उन्हें देख भी लेता तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। बिल्कुल उसकी अपनी फाइलों की तरह घोस्ट टाइप रोहित। इसके अलावा और किसी चीज़ की कोई जानकारी वहां नहीं थी। ये सामान्य है कि आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपसे परिचित होना चाहूँगा। घोस्ट टाइप रोहित एक ऐसा नाम है जो मैंने अक्सर सुना है, चार्ल्स मैथ्यू ने कहा। अभी रणधीर वाली घटना के समय भी मैं वहां मौजूद था। यदि आप बुरा न माने तो क्या मैं ये पूछने का दुस्साहस कर सकता हूं कि आपके प्रेतों को नियंत्रित करने का तरीका मुख्यालय के तरीके जैसा नहीं लगता, है ना? रोहित की नज़रें थोड़ी घूमी। चार्ल्स मैथ्यू ने आगे कहा, क्षमा करें, इस मामले में मेरी अपनी एक खोज है और मैं बस उत्सुकतावश पूछ रहा था। यदि साझा करना असुविधाजनक हो तो इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। यह मात्र एक संयोग और भाग्य की बात थी। मैं वास्तव में मुख्यालय के तरीके का उपयोग नहीं करता, रोहित ने उत्तर दिया। इसमें कुछ भी छिपाने जैसा नहीं था। कोई भी सूक्ष्म जांच करने वाला व्यक्ति आसानी से इसका पता लगा सकता था। वह एक बार भी जयपुर मुख्य शहर नहीं गया था, फिर भी उसने पहले ही 3 प्रेतों को नियंत्रित कर लिया था। कोई मूर्ख भी यह अंदाजा लगा सकता था कि उसके पास भयंकर प्रेतों को वश में करने का कोई विशेष तरीका अवश्य है। उसने इसे संयोग और भाग्य बताया ताकि दूसरों के मन में उठने वाले किसी भी अवास्तविक विचार को खत्म किया जा सके और वे उसके प्रति कोई षड्यंत्र न रहें। आखिरकार केवल अरूप गुप्ता ने ही ह्यूमन स्किन टेलिस्मैन, मानव त्वचा ताबीज के अस्तित्व का अनुमान लगाया था। दुनिया में किसी और को पता नहीं था कि ऐसी कोई विशेष अलौकिक वस्तु अस्तित्व में है। संयोग और भाग्य, हे वास्तव में जीवित रहना पूरी तरह से संयोग और भाग्य का ही खेल है। मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। चार्ल्स मैथ्यू मुस्कुराया और उसने इस संवेदनशील विषय को आगे नहीं बढ़ाया। रोहित, मीटिंग शुरू होने से पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी पास ही बैठे किसी व्यक्ति ने डेस्क थपथपाई, जिससे लकड़ी की मेज से धातु जैसी तीखी आवाज आई। डेस्क थपथपाने वाला रोहन था, जो त्योरियां चढ़ाए रोहित की ओर देख रहा था। तुम क्या कहना चाहते हो? रोहित की नज़रें उससे मिलीं। क्या आज तुमने ही रणधीर को निपटाया है? रोहन ने पूछा।
रोहित मुस्कुराया, तुम्हारा उपनाम तो रणधीर नहीं है, फिर तुम इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? रोहन का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, रणधीर फ्रेंड सर्कल मित्र मंडली का हिस्सा है। तुम्हारे लिए एक महिला के मामले में उसे खत्म कर देना और फिर सर्कल को स्पष्टीकरण न देना आसान नहीं होगा। यदि तुम नहीं जानते कि फ्रेंड सर्कल इन 3 शब्दों का क्या अर्थ है, तो मैं सुझाव देता हूं कि तुम अपने बगल में बैठे अनिकेत से इस बारे में पूछ लो। फ्रेंड्स सर्कल। रोहित की मुस्कान गायब हो गई और उसकी निगाहें पैनी हो गईं। ये दूसरी बार था जब उसने फ्रेंड्स सर्कल शब्द सुना था। पहली बार उसने पिंगॉन होटल में सुना था जब सुंधी ने इसका जिक्र किया था। अब वह इसे रोहन के मुंह से सुन रहा था। क्या मुझे उसे निपटाने से पहले किसी कुत्ते की विष्ठा जैसे फ्रेंड्स सर्कल से अनुमति लेनी होगी? स्पष्टीकरण दून। हाँ, क्या मुझे किसी ऐसी ताकत को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है जो अभी कहीं से टपक पड़ी है? रोहित ने भी मेज पर मुक्का मारा और आक्रामक तरीके से जवाब दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? मुझे डराने के लिए इस चाल का इस्तेमाल कर रहे हो? अगर फ्रेंड्स सर्कल का कोई भी व्यक्ति परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करता है तो मैं उन्हें अभी निपटा दूंगा। मैं फ्रेंड्स सर्कल को डेड सर्कल मृतकों की मंडली में बदल दूंगा। मैंने इस लेवल के प्रेतों से लड़ाई लड़ी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। तुम उस हंग्री घोस्ट को केवल उस कॉफिन नेल ताबूत की कील की वजह से नियंत्रित कर पाए थे, है ना? उस चीज के बिना तुम जयपुर शहर में ही फंसकर मर सकते थे। रोहित के रवैये से असंतुष्ट एक व्यक्ति ने अचानक पलटवार किया। रोहित ने उपहास करते हुए कहा, किसने तुमसे कहा कि मेरे पास केवल एक ही कॉफिन नेल है? उस व्यक्ति की आंखें फटी रह गईं और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। इस बयान से जो जानकारी सामने आई थी वह बहुत बड़ी थी। यदि रोहित के पास दूसरी कॉफिन नेल थी तो वहां मौजूद हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एक बार फिर आकलन करना होगा। रोहन, तुम ऐसे समय में ये कह रहे हो? क्या तुम भी फ्रेंड्स सर्कल के सदस्य हो? रोहित ने उस टोकने वाले को नजरअंदाज किया और सीधे रोहन को घूरने लगा। रोहन के चेहरे के भाव बदलते रहे, उसकी निगाहें बेहद गंभीर थीं। वह वास्तव में फ्रेंड्स सर्कल का सदस्य था, लेकिन रोहित को घोस्ट एनवॉय के घोस्ट डोमेन में जबरन घुसते हुए देखने के बाद और अब उसके इस कड़े व्यवहार और हालिया बयान के भयानक निहितार्थों को सुनकर वह खुद को दुविधा में पा रहा था। यहाँ फ्रेंड्स सर्कल के साथ अपने जुड़ाव को स्वीकार करना रोहित को उकसा सकता था कि वह वहीं कूदकर उसे जान से मार दे, है ना? हालांकि इसकी संभावना कम थी, लेकिन यह न भूलें कि रणधीर की मृत्यु अभी कुछ ही देर पहले हुई थी। रोहित ने मुख्यालय में एक घोस्ट कंट्रोलर को निपटाकर पहले ही एक उदाहरण पेश कर दिया था। वह दूसरा उदाहरण नहीं बनना चाहता था। यदि यह पहले की बात होती तो रोहन शायद कुछ आत्मविश्वास महसूस करता, यहाँ तक कि खुद को श्रेष्ठ समझता। आखिरकार वह 3 प्रेतों को नियंत्रित करता था। लेकिन रोहित ने भी 3 प्रेतों को नियंत्रित किया था। उसके पास रोहित के खिलाफ कोई बढ़त नहीं थी, केवल कमियां ही थीं। इस मामले में मुसीबत मोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी डरावनी चुप्पी के बावजूद रोहन ने अपना मुंह बंद रखा और रोहित की टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब न पाकर रोहित ने अपनी नज़रें हटा लीं, लेकिन उसे लगभग यकीन हो गया था कि रोहन वास्तव में फ्रेंड्स सर्कल से ही है। वह आदमी बस आवेगी प्रकार का नहीं था। वह उस समय आमने सामने के टकराव से डर रहा था और इसलिए उसने अपने गुस्से को पी लिया। अगर रोहन वास्तव में रणधीर का पक्ष लेने की हिम्मत करता है तो मैं आज उसे भी निपटा दूंगा। रोहित बुदबुदाया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जिससे एक खतरनाक आभा निकल रही थी। कुछ लोग चोट खाकर स्वाभाविक रूप से फिर से सिर उठाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि तब उन्हें सिर कुचले जाने के जोखिम पर विचार करना पड़ता है। कमजोरी केवल बड़ी मुसीबत को निमंत्रण देती है। रोहित का हमेशा से यही मानना रहा है। बेशक वह खुद भी मुसीबत ढूंढने नहीं जाएगा, क्योंकि हर जगह दुश्मन बनाने से केवल मौत ही जल्दी आएगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। बैठक के अधिकांश प्रतिभागी आ चुके थे, लेकिन बैठक अभी शुरू नहीं हुई थी। उपमंत्री अधीरा, प्रोफेसर अरूप गुप्ता और वह व्यक्ति जिसके रिपब्लिक ऑफ चाइना काल से होने का संदेह था, इनमें से कोई भी प्रमुख व्यक्ति अभी तक नहीं आया था। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी चीज के कारण देरी से आ रहे हैं। हालांकि कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर बैठे अधिकांश लोग बहुत शांत थे। प्रत्येक अपना अपना काम कर रहा था। उनमें अधीरता का कोई संकेत नहीं था। जो सोना चाहते थे वे सो रहे थे, जो फोन के साथ खेलना चाहते थे वे खेल रहे थे, कुछ लोग कागज के मेढक बना रहे थे और यहाँ तक कि महिला घोस्ट कंट्रोलर्स अपना मेकअप ठीक कर रही थीं। ये लापरवाह और अनुशासनहीन दृश्य किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर सकता था कि आखिर ये लोग जीवन यापन के लिए क्या करते हैं। कौन सोच सकता था कि बेपरवाह देखने वाले लोगों का ये समूह अनगिनत लोगों के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता है और यहाँ तक कि वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अध्याय 499 एक भी सामान्य नहीं।
कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों ओर का वातावरण कुछ हद तक दमनकारी था। कोई नहीं जानता था कि यह रोहित की वजह से था, या इसलिए कि कुछ लोग पहले से ही जानते थे कि कैप्टेंसी प्लान, कप्तान योजना चल रही है, और कुछ व्यक्ति संभावित प्रतिद्वंद्वी थे। या शायद घोस्ट कंट्रोलर्स स्वाभाविक रूप से अपनी ही नस्ल के प्रति सतर्क रहते हैं और एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। रोहित और रोहन के बीच का संघर्ष शांत हो गया था और रणधीर के मामले के कारण और अधिक परेशानी पैदा नहीं हुई थी। अपने हाथ पर सिर टिकाए हुए रोहित ने जानबूझकर या अनजाने में दूसरों पर नजर डाली। वह इन लोगों के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ था। जब तक वह जीवित रहेगा उसे अनिवार्य रूप से उनसे निपटना होगा, इसलिए उन्हें पहले से जान लेना आवश्यक था। इनमें से एक भी सामान्य नहीं है, उसने खुद से कहा। कुछ देर तक देखने के बाद उसने मन ही मन यही निष्कर्ष निकाला। कुछ लोग बिल्कुल सीधे और सलीके से बैठे थे जो सामान्य लग रहे थे, फिर भी उनके शरीर अकड़े हुए थे, उनकी सांसें बर्फीली ठंडी थीं, जिनमें जीवन का नामोशान नहीं था। वे किसी लाश से अलग नहीं थे। एक व्यक्ति कागज के मेढक से खेल रहा था, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि वह कागज वास्तव में मृतकों के लिए जलाया जाने वाला जॉस पेपर था। एक अन्य महिला मेकअप कर रही थी, लेकिन मेकअप बॉक्स के रंग इतने चटकीले और डरावने थे और इत्र की तेज खुशबू के नीचे सड़न की हल्की दुर्गंध छिपी थी। एक व्यक्ति झुककर फोन पर गेम खेल रहा था, और जब उसने उसे हाथों में पकड़ा हुआ था तो उसकी हथेली से एक नन्हा अदृश्य हाथ निकलकर स्क्रीन टैप करने में मदद कर रहा था। बेशक रोहित खुद भी सामान्य नहीं था। उसके माथे पर मौजूद घोस्ट आई हर जगह देख रही थी। उसकी लाल चमक एक विचित्र नज़र पैदा कर रही थी जो उसके व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग थी, मानो कोई खूंखार प्रेत दूसरों की जासूसी कर रहा हो। समय धीरे धीरे बीत रहा था। वास्तव में बैठक सामान्य रूप से शुरू हो सकती थी, लेकिन कुछ विवादों के कारण इसमें देरी हुई। बैठक स्थल के बाहर सड़क पर अधीरा और अरूप गुप्ता साथ चल रहे थे और किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि यह बैठक मुख्य रूप से घोस्ट एनवॉय घटना के परिणामों पर चर्चा करने के लिए है, लेकिन जैसा कि पहले सहमति हुई थी, इसी बैठक के दौरान कैप्टेंसी प्लान के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की घोषणा भी की जाएगी, अरूप गुप्ता ने कहा। सही है, ये बात के एजेंडे का हिस्सा है। प्रोफेसर गुप्ता, क्या आप इस मामले में रुचि रखते हैं? मुझे याद है कि आप अपना सिफारिशी कोटा पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, अधीरा ने उत्तर दिया। मुख्यालय ने अरूप गुप्ता को उनके योगदान के सम्मान में कैप्टेंसी प्लान के लिए एक नामांकन का अधिकार दिया था। ये स्थान महत्वपूर्ण था क्योंकि जो भी इसमें फिट बैठता उसके चुने जाने की संभावना अधिक थी। उम्मीद थी कि अरूप गुप्ता इसे ली जुन के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह रोहित को दिया गया था। ये कई लोगों की उम्मीदों से परे था। मैं आखिरी समय में नामांकित व्यक्ति को बदलने की योजना बना रहा हूं, अरूप गुप्ता ने शांति से कहा। अधीरा एक पल के लिए ठिठक गया। प्रोफेसर गुप्ता, ऐसा आखिरी समय में बदलाव करना आपके स्वभाव जैसा नहीं लगता। मैं जानता हूं, लेकिन कुछ हालिया मामलों ने मुझे गहरी अंतर्दृष्टि दी है, अरूप गुप्ता ने धीरे से कहा। मेरा विश्वास करें, यह अंतिम समय का बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। अधीरा ने एक पल के लिए विचार किया और फिर कहा, तो आपका मतलब है मैं रोहित की कप्तान बनने की योग्यता को रद्द कर रहा हूं और जैसा कि मूल रूप से योजना बनाई गई थी उसका स्थान ली जुन को दूंगा, अरूप गुप्ता ने गंभीरता से कहा। यह नहीं होगा, अधीरा ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। रोहित का नामांकन अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बदल सकें, प्रोफेसर गुप्ता। उसकी उपलब्धियां और घोस्ट कंट्रोलर सर्कल में उसका प्रभाव बहुत अधिक है। यदि वह कप्तान नहीं बन पाता है तो ये केवल एक व्यक्ति का प्रतिस्थापन नहीं होगा, इसके बहुत गहरे प्रभाव होंगे। इसके अलावा हमें रोहित की व्यक्तिगत भावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। यदि अनसॉल्वेबल लेवल असामान्य स्तर की पैरानॉर्मल घटना को सुलझाना कप्तान बनने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो क्या वह अपने वर्तमान पद से इस्तीफा दे देगा? मैंने सुना है कि पैरानॉर्मल फोरम के लोग उसके संपर्क में हैं। उन्होंने फोरम के एडमिनिस्ट्रेटर नितिन से बात की है। कुछ लोग उसे सार्वजनिक रूप से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रुबल के पीछे के कुछ लोगों ने भी उसके साथ निजी बातचीत की है, वरना वह सब्स्टिट्यूट डॉल प्रतिस्थापन गुड़िया रोहित के हाथ नहीं लगती। हालांकि अधीरा को उद्दंड और जिद्दी रोहित पसंद नहीं था, लेकिन रणनीतिक रूप से मुख्यालय के लिए रोहित का कप्तान होना फायदेमंद था। व्यक्तिगत भावनाओं को मुख्यालय के हितों को प्रभावित नहीं करना चाहिए, और अधीरा इस बात के प्रति सचेत था। मैं समझता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि रोहित ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सत्ता या पद की परवाह हो। वह मूर्त लाभों को अधिक महत्व देता है। उसे हटाने से उसके मन में कोई तीव्र आक्रोश पैदा होने की संभावना कम है, बशर्ते मुआवजा पर्याप्त हो। मुझे इस पर विश्वास है, अरूप गुप्ता ने समझाया। इसके अलावा मेरे पास और भी महत्वपूर्ण मामले हैं जिनमें मुझे रोहित की आवश्यकता है।
वास्तव में मैंने पहले भी कई लोगों पर विचार किया था, लेकिन दुर्भाग्य से कैप्टेंसी प्लान का वर्तमान कोई भी उम्मीदवार मेरे मानदंडों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता, सिवाय उसके। उसमें अभी भी विकास की अपार संभावनाएं हैं। यदि वह कप्तान बन गया तो रोहित के स्वभाव को देखते हुए वह शायद जयपुर शहर में ही बस जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। उसे निखारना एक अच्छी बात है, वह कम से कम एक क्षेत्र की विशेष घटनाओं को सुलझा सकता है और इससे उसके मुसीबत पैदा करने की संभावना भी कम हो जाएगी। अधीरा ने कहा, यदि आप इस तर्क का उपयोग केवल कुछ स्थानों पर कर सकते हैं तो आप मुझे आश्वस्त नहीं कर पाएंगे। मैं शोध के मामले में असीमित छूट दे सकता हूं, लेकिन जब वर्तमान स्थिति की बात आती है तो मुझे अधिक कठोर होना होगा। चलिए ये तय करते हैं, यहाँ से कॉन्फ्रेंस सेंटर तक पैदल चलने में 3 मिनट लगेंगे। प्रोफेसर गुप्ता, आपके पास 3 मिनट हैं। यदि आप इन 3 मिनटों में कोई वैध और ठोस कारण नहीं ढूंढ पाते तो मुझे खेद होगा। अधीरा को कुछ संदेह था कि अरूप गुप्ता इस अवसर का उपयोग रोहित से बदला लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि रोहित ने ही उनके भाई उपेंद्र गुप्ता को व्यक्तिगत रूप से निपटाया था। इसलिए उसे रोहित से संबंधित मामलों पर और भी सावधानी से विचार करना था। यदि किसी व्यक्तिगत रंजिश के कारण वे एक शीर्ष घोस्ट मैनिपुलेटर को खो देते तो यह मुख्यालय के लिए एक बड़ी क्षति होती। ठीक है, 3 मिनट सही। अरूप गुप्ता की आंखों में एक चमक आए, उनके लिए एक सटीक कारण और बहाना गढ़ने के लिए 10 सेकंड ही पर्याप्त थे। 3 मिनट बाद अधीरा, अरूप गुप्ता, कुछ स्टाफ सदस्यों और लाठी के सहारे चलने वाले उस बुजुर्ग के साथ अंततः कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुंचे। कई लोग सतर्क हो गए, उनकी नज़रें उपमंत्री अधीरा पर टिकी थी जिन्होंने ये बैठक बुलाई थी। लेकिन रोहित की नज़र लगातार लाठी के सहारे खड़े उस शताब्दी पार बुजुर्ग पर टिकी थी। मेज पर लगी नाम पट्टिका से वे देख सकते थे कि बुजुर्ग का उपनाम महेश बाबू था। लगता है मुझे सम्मेलन के बाद इस महेश बाबू से संपर्क करने का अवसर ढूंढना होगा, रोहित ने मन ही मन सोचा। कुछ सवाल आमने सामने नहीं पूछे जा सकते थे। क्या सब उपस्थित हैं? अच्छा, चूंकि यह मामला बहुत जरूरी है, इसलिए मैं औपचारिकताओं को छोड़कर सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इस बैठक का नेतृत्व मेरे यानी उपमंत्री द्वारा किया जाएगा और प्रोफेसर गुप्ता सहायता करेंगे। अन्य प्रतिभागियों के बैठने के बाद अधीरा ने चारों ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, बैठक का मुख्य विषय ये चर्चा करना है कि जयपुर मुख्य शहर के बाहरी इलाके में प्रायोगिक आधार के पास घोस्ट एनवॉय कोड वाली एस क्लास पैरानॉर्मल घटना को कैसे सुलझाया जाए। ये घटना काफ़ी अचानक हुई और इसके कारण बड़ी संख्या में नए रंगरूटों की मृत्यु हुई जो वहां प्रशिक्षण ले रहे थे। यहाँ मैं विशेष रूप से रोहित की सराहना करना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय प्रशिक्षण आधार पर उसकी उपस्थिति ने 4 घोस्ट मैनिपुलेटर्स और कुछ जीवित कर्मचारियों को बचाने में मदद की और उसने घोस्ट एनवॉय को और अधिक शक्तिशाली होने से रोक दिया। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हालांकि मेरा मानना है कि इसकी अचानकता और घटना की गुप्त प्रकृति के कारण बहुत से लोग अभी भी घोस्ट एनवॉय घटना के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं, इसलिए हम इसे अभी विस्तार से समझाएंगे। कृपया स्लाइड शो शुरू करें। कुछ ही देर बाद स्टाफ ने प्रोजेक्टर चालू कर दिया। स्क्रीन पर घोस्ट कॉफिन के विवरण, विश्वजीत के बारे में जानकारी और घोस्ट एनवॉय घटना की उत्पत्ति के साथ एक विशाल चित्र दिखाई दिया। रोहित को ऐसे स्पष्टीकरणों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह पूरी घटना में शुरू से अंत तक शामिल था और कोई भी घोस्ट एनवॉय घटना के विवरण को उससे बेहतर नहीं जानता था। फिर भी वह मुख्यालय के दृष्टिकोण को सुनने के लिए तैयार था। अधीरा ने घोस्ट एनवॉय घटना की उत्पत्ति और पूरे क्रम को धीरे धीरे समझाया, जिसमें घोस्ट एनवॉय के मारने के तरीके और घोस्ट कॉफिन की विशेषताएं शामिल थीं। बाकी सब चुप थे, बस शांति से सुन रहे थे। शीर्ष घोस्ट मैनिपुलेटर्स के लिए एक बात समान थी, वे जानकारी और खुफिया जानकारी जुटाने की बहुत परवाह करते थे। आखिरकार कोई भी निश्चित नहीं हो सकता था कि अगली बार घोस्ट एनवॉय घटना को संभालने के लिए किसे भेजा जाएगा। जब अन्यों ने सुना कि घोस्ट एनवॉय के पास अन्य प्रेतों को बिना सोचे समझे दबाने की क्षमता है, तो उनके चेहरे काले पड़ गए। ये किस तरह का मजाक है? रोहन की बात सुनते ही पूरे कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हंग्री घोस्ट को काबू में करने वाली उस प्रसिद्ध कॉफिन नेल ताबूत की कील को निकालकर घोस्ट एनवॉय पर इस्तेमाल करना एक साहसी लेकिन खतरनाक जुआ था। लेकिन जैसे ही रोहित खड़ा हुआ, पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। उसकी आवाज़ में एक ऐसी कठोरता थी जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। तर्क और टकराव। रोहित ने मेज पर झुकते हुए सीधे रोहन की आंखों में देखा। तुम इसे योजना कहते हो? ये तो एक गड्ढे को भरने के लिए दूसरा गहरा कुआं खोदने जैसा है। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि अगर हंग्री घोस्ट दोबारा आज़ाद हो गया तो वह जयपुर शहर का क्या हाल करेगा? घोस्ट एनवॉय अभी शहर के बाहर है, लेकिन हंग्री घोस्ट सीधे शहर के दिल में धड़क रहा है।
रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रोहित, तुम बस डर रहे हो। तुम्हारे पास उस कील का कोई विकल्प है। अगर हम घोस्ट एनवॉय को अभी नहीं रोकते तो वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि फिर कोई कील काम नहीं आएगी। अधीरा ने बीच में हस्तक्षेप किया, शांत हो जाए। रोहित, अगर तुम इस योजना के खिलाफ हो तो क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर विकल्प है? मुख्यालय को समाधान चाहिए, सिर्फ आलोचना नहीं। रोहित ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि वह अभी अपनी पूरी रणनीति का खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ह्यूमन स्किन टेलिस्मैन और उसकी अपनी घोस्ट डोमेन की क्षमताएं शामिल थीं। मेरे पास एक योजना है, रोहित ने धीरे से कहा, लेकिन उसमें किसी और भूत को आज़ाद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें घोस्ट एनवॉय के रीस्टार्ट पुनः आरंभ करने की क्षमता को समझना होगा। यदि वह समय को पीछे ले जा सकता है तो हमें उसे एक ऐसे जाल में फंसाना होगा जहां समय का कोई महत्व न हो। प्रोफेसर अरूप गुप्ता का विश्लेषण। तभी प्रोफेसर अरूप गुप्ता ने स्क्रीन पर एक नया डेटा चार्ट दिखाया। रोहित सही कह रहा है। हंग्री घोस्ट का रीस्टार्ट और घोस्ट एनवॉय का रीस्टार्ट अलग अलग तरीके से काम करते हैं। घोस्ट एनवॉय का रीस्टार्ट उसके घोस्ट डोमेन की अखंडता पर निर्भर करता है। यदि हम डोमेन के भीतर ही उसकी शक्तियों को ओवरलोड कर दें तो शायद रीस्टार्ट की प्रक्रिया बाधित हो जाए। अनिकेत ने रोहित की ओर झुकते हुए धीरे से फुसफुसाया, भाई, क्या तुम सच में उस चीज का सामना दोबारा करना चाहते हो? तुमने एक बार उसे रोका है, लेकिन अब वह 16 भूतों की ताकत के साथ है। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी घोस्ट आई तेजी से घूम रही थी, मानो वह उस अदृश्य दुश्मन को देख रही हो। मुख्यालय का अंतिम निर्णय। अधीरा ने मेज पर हाथ पटक कर सबका ध्यान खींचा। समय कम है, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम रोहन की कॉफिन नेल वाली योजना पर चलें, या रोहित की उस रहस्यमयी रणनीति पर भरोसा करें जिसे उसने अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन एक बात साफ है, जो भी इस मिशन का नेतृत्व करेगा उसे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। अचानक उस कोने में बैठे वृद्ध महेश बाबू ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। पहली बार उनकी आंखें खुलीं और उनमें एक ऐसी चमक थी जो कमरे के तापमान को कई डिग्री और गिरा गई। तुम सब मारने और कैद करने की बात कर रहे हो? महेश बाबू की आवाज़ किसी पुरानी कब्र से आती हुई महसूस हुई, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है कि वह चीज़ घोस्ट एनवॉय आखिर ढूंढ क्या रही है? वह बिना किसी उद्देश्य के नहीं बढ़ रही है। इस सभाकक्ष के भीतर का दृश्य किसी भी सामान्य सरकारी बैठक से परे था, जहां एक तरफ मेज पर ऊंचे पदों के नाम और पदवियां थीं, वहीं दूसरी तरफ मेज के ऊपर का माहौल किसी भूमिगत युद्ध के मैदान जैसा तनावपूर्ण हो गया था। फ्रेंड्स सर्कल मित्र मंडली के सदस्यों के बीच एक मूक समझौता था, रोहित को नीचा दिखाना और घोस्ट एनवॉय के बोझ को टाल देना। लेकिन उन्होंने रोहित के उस पागलपन का सही आकलन नहीं किया था, जो उसे एक आम इंसान से अलग कर एक खतरनाक घोस्ट मैनिपुलेटर बनाता था। रणनीतिक गतिरोध और फ्रेंड्स सर्कल का दबाव। उपमंत्री अधीरा एक बहुत ही कठिन स्थिति में थे। वह जानते थे कि रोहन की योजना सैद्धांतिक रूप से काम कर सकती थी, लेकिन उसकी कीमत जयपुर शहर का विनाश हो सकती थी। अधीरा ने अपनी उंगलियां आपस में फंसा लीं। उनके लिए रोहित एक अनमोल हथियार था, लेकिन रोहन और उसका फ्रेंड्स सर्कल एक राजनीतिक और अलौकिक शक्ति का केंद्र थे जिन्हें पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता था। रोहन की मुस्कान गहरी हो गई। उसे लगा कि उसने रोहित को कोने में धकेल दिया है। रोहित, तुम बस अपनी पुरानी उपलब्धियों पर बैठना चाहते हो। मुख्यालय के पास संसाधनों की कमी है और वह कॉफिन नेल ताबूत की कील एक ऐसी चाबी है जो घोस्ट एनवॉय के ताले को खोल सकती है। क्या तुम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश की सुरक्षा को खतरे में डालोगे? रोहित ने अपनी कुर्सी पीछे धकेली। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडा शून्य था। स्वार्थ? रोहन, तुम उस कील को छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। और तुम? उसने उस टेढ़ी गर्दन वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसने अभी अभी रोहित के प्रहार को झेला था। तुम जैसे लोग जो मेकअप के पीछे अपनी सड़न छिपाते हैं, मुझे डराने की कोशिश न करें। मैंने उन कब्रों को देखा है जहां से तुम जैसे लोग डरकर भागते हैं। अदृश्य शक्तियों का टकराव, एक हिंसक मोड़। जैसे ही रोहित ने अपनी घोस्ट आई भूतिया आंख की लाल रोशनी को और अधिक तीव्रता से फैलाया, पूरे कमरे का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया। दीवारें हल्की हल्की कंपकंपाने लगीं। ये केवल एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग घोस्ट डोमेन्स भूतिया क्षेत्रों के बीच का घर्षण था। रोहन के पास बैठे उस जनाना व्यक्ति ने अपनी उंगलियां हिलाईं और उसके पीछे से एक काली परछाई रेंगती हुई मेज पर आने लगी। लेकिन रोहित की प्रतिक्रिया बिजली जैसी तेज थी। उसने लकड़ी की भारी कुर्सी को जिस ताकत से फेंका था, वह एक सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। वह घोस्ट आई की शक्ति का एक अंश था जिसने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों को जैसे मोड़ दिया था।
जब उस व्यक्ति का सिर एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ गया तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। यह कोई साधारण चोट नहीं थी, यह एक संदेश था। रोहित ये दिखा रहा था कि वह यहाँ कूटनीति करने नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ने आया है। तुम सब अपनी उम्र और अनुभव का ढोंग करते हो। रोहित की आवाज़ अब और भी धीमी और डरावनी हो गई थी। लेकिन एक बात याद रखना, जब भूत हमला करता है तो वह ये नहीं पूछता कि तुम किस शकल से हो या तुम्हारी पहुंच कितनी है। वह सिर्फ खून और जान मांगता है। अगर तुम कॉफिन नेल के पीछे भागना चाहते हो तो जाओ, लेकिन अगर जयपुर शहर में तबाही मची तो मैं सबसे पहले उन लोगों को ढूंढूंगा जिन्होंने उस बक्से को खोलने का आदेश दिया था। अनिकेत का हस्तक्षेप और बदलता समीकरण। तभी अनिकेत, जो अब तक शांत बैठा था, रोहित के बगल में खड़ा हो गया। उसने अपनी जैकेट की जिप खोली, जिससे एक अजीब सी नमकीन और पुरानी गंध कमरे में फैल गई। रोहन, भाई रोहित अकेला नहीं है। अगर तुम बहुमत के नाम पर अपनी मनमानी करना चाहते हो तो यह मत भूलो कि जो लोग सच में मैदान में उतरते हैं वे कागजी योजनाओं पर नहीं बल्कि एक दूसरे के भरोसे पर टिके होते हैं। अधीरा ने स्थिति को और बिगड़ते देख अंततः हस्तक्षेप किया। बस बहुत हुआ रोहित, अपनी शक्तियों को वापस लो। रोहन, तुम्हारी योजना पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हम यहाँ एक दूसरे को मारने के लिए नहीं बल्कि देश को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अधीरा ने प्रोफेसर अरूप गुप्ता की ओर देखा, जिनकी आंखों में रोहित के प्रति एक नई तरह की प्रशंसा और चिंता थी। गुप्ता जानते थे कि रोहित की पागलपन ही वह गुण है जो उसे अनसॉल्वेबल घटनाओं से बाहर निकालता है, लेकिन यही गुण उसे मुख्यालय के लिए एक अनियंत्रित खतरा भी बना देता है। बैठक में अब एक नया विभाजन स्पष्ट था। एक तरफ वे थे जो सुरक्षित रहकर सत्ता चलाना चाहते थे और दूसरी तरफ रोहित जैसे लोग थे जो मौत के साथ हर दिन सौदा करते थे। महेश बाबू के हस्तक्षेप ने हवा में लटके उस बारूद को जैसे गीली मिट्टी में बदल दिया। रोहित अभी भी इस बात से हैरान था कि उसकी घोस्ट आई ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये सामान्य अलौकिक शक्ति नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जो नियमों को ही बदल देता था। महेश बाबू का रहस्य, समय या वास्तविकता का भ्रम। रोहित ने महसूस किया कि जिस लकड़ी की कुर्सी को उसने चकनाचूर कर दिया था वह पूरी तरह ठीक थी और वह उसी पर बैठा था। क्या इस बूढ़े ने समय को पीछे कर दिया, या फिर उसने हम सबके दिमाग को एक साथ भ्रमित किया? रोहित का हाथ अनजाने में अपने माथे पर बनी उस लाल आंख की ओर गया, जो अब थोड़ी शांत थी लेकिन अभी भी सतर्क। महेश बाबू की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि मुख्यालय के पास अभी भी ऐसे पत्ते थे जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया था। वह रिपब्लिक ऑफ इंडिया के शुरुआती दौर के एक जीवित अवशेष की तरह लग रहे थे, शांत, अनुभवी और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। चार्ल्स मैथ्यू, एक चेहरा जिसे याद रखना असंभव है। जैसे ही बहस शांत हुई, चार्ल्स मैथ्यू ने फिर से बोलना शुरू किया। वह व्यक्ति जिसका चेहरा याददाश्त से ऐसे फिसल जाता था जैसे गीले हाथ से साबुन। घोस्ट एनवॉय कोई सामान्य आत्मा नहीं है जिसे आप एक बक्से में बंद कर सकें, चार्ल्स ने अपनी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता के साथ कहा। इसका घोस्ट डोमेन ही इसकी असली पहचान है। यदि आप डोमेन के भीतर कदम रखते हैं तो आप उसके नियमों के गुलाम बन जाते हैं। रीस्टार्ट को रोकने का एकमात्र तरीका है कि डोमेन को बाहर से ही फ्रीज जमा कर दिया जाए। उसकी बात सुनकर मेज पर बैठे सभी लोग, यहाँ तक कि रोहित भी गहरी सोच में डूब गए। बाहर से रोकना, इसका मतलब था एक ऐसा जाल बिछाना जो अलौकिक ऊर्जा के प्रवाह को ही काट दे। लेकिन समस्या ये थी कि जैसे जैसे चार्ल्स बोल रहा था, लोगों को यह एहसास होने लगा कि वे उसे जानते ही नहीं हैं। रोहन ने अपनी आंखें सिकुड़ी। सुनो, तुम कौन हो और तुम्हें इन सब बातों का इतना विस्तार से ज्ञान कैसे है? वही उलझन रोहित के मन में भी थी। चार्ल्स मैथ्यू उसके बगल में बैठा था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी धुन से बात कर रहा हो। क्या चार्ल्स खुद भी एक भूत था, या उसका अस्तित्व किसी ऐसी अलौकिक वस्तु से जुड़ा था जो उसकी पहचान को मिटा देती थी? मुख्यालय की नई चुनौती। अधीरा ने फाइलों को पलटते हुए कहा, चार्ल्स की बात में दम है। अगर हम डोमेन को ही कैद कर सकें तो रीस्टार्ट की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे पास ऐसा कौन सा घोस्ट हंटर है जिसकी डोमेन पावर इतनी शक्तिशाली हो कि वह एक एस क्लास डोमेन को बाहर से ढक सके? सभी की नज़रें अनजाने में रोहित की ओर मुड़ी। रोहित की घोस्ट आई का डोमेन शहर भर में फैलने के लिए जाना जाता था। रोहित ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं अपनी जान मुफ्त में जोखिम में डालूंगा। अगर मुख्यालय चाहता है कि मैं घोस्ट एनवॉय के डोमेन को रोकूं, तो मुझे असीमित संसाधनों और उस महेश बाबू के बारे में जानकारी चाहिए। महेश बाबू ने अपनी धुंधली आंखों से रोहित की ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। जवान खून हमेशा सवाल पूछता है। अच्छा है, लेकिन सावधान रहो, कुछ जवाब मौत से भी बदतर होते हैं।